तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो हमारे सामाजिक विज्ञान का यह पार्ट 3 है, जो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। इसके अंतर्गत जो हमने पढ़ा पिछले वीडियो के अंतर्गत, इसके भाग 1 वो पार्ट है 5वां नंबर का अपना, जिसका नाम क्या है, औरतों ने बदली दुनिया। इसके पार्ट 1 को हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा। उसमें क्या था, कम अवसर व कठोर अपेक्षाएं, कि महिलाओं को है ना जो विभिन्न कामों के अंतर्गत कम अवसर दिए जाते हैं। जैसे कि इसमें के अंतर्गत हमने रोजी मैडम ने जो क्लास में प्रयोग किया 30 बच्चों पर, और उसमें विभिन्न है ना जो व्यवसाय से संबंधित है ना स्त्री और पुरुषों के चित्र बनाए गए। लेकिन हमारे जो समाज में जो छवि है जिस प्रकार की, उसी प्रकार की छवि के रूप में है ना बच्चों ने विभिन्न व्यवसाय के आधार पर चित्र बनाए। तो उसी के साथ हमने समझा कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ है ना जो विभिन्न प्रकार के काम के आधार पर भेदभाव हमारे समाज में पाए जाते हैं। आज जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, इसी अध्याय 5 के भाग 2 के अंतर्गत वो पढ़ेंगे परिवर्तन के लिए सीखना, कि किस प्रकार से महिलाओं ने पुरातन काल से जो महिलाएं थी उन्होंने काफ़ी संघर्ष किए और परिवर्तन के लिए उन्होंने कुछ सीखा। उनका जज्बा था, उनकी इच्छा थी कि हम भी है ना जो पुरुषों के समान कुछ पढ़ना सीखे, कुछ लिखना सीखे या कुछ अन्य काम करें। अपने आप को है ना साबित करने के लिए बहुत सारी महिलाओं ने है ना जो बहुत पहले से 200 वर्ष पहले से ही है ना जो बहुत सारे संघर्ष किए, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। कुछ महिलाओं की कहानी के माध्यम से भी हम इसको समझेंगे। तो चलो देखते हैं इसको। हम सब जानते हैं कि स्कूल जाना सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और आजकल जो स्कूल जाना, जैसे कि आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि स्कूल का चित्र दे रखा है। अधिकांश स्कूलों में है ना जो बच्चे क्या करते हैं, प्रवेश ले रहे हैं, और सभी बच्चे आज चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, सभी है ना आज बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। हमारे भारतीय समाज में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज है ना जो बहुत सारे, चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को स्कूली शिक्षा तो लगभग पूरी करवा दी जाती है। तो बहुत सारी जागरूकता हमारे भारतीय समाज में पिछले काफ़ी समय के जो बदलाव के दौरान हमारे को देखने को मिली। इसमें क्या हुआ कि जो ये स्कूल जाने वाली बात है ना, बच्चों को स्कूल भेजने वाली बात है, वो बहुत साधारण बात हो गई। अब सभी है ना पेरेंट्स अपने बच्चा हो या बच्ची, सभी को स्कूल क्या करते हैं, भेजते हैं। लेकिन पुरातन काल में जब हम देखते हैं या पुरातन काल के संस्मरण पढ़ते हैं कहानियों के माध्यम से या लेखों के माध्यम से, तब आप पाओगे कि वहाँ पर है ना जो पुरुषों के समान स्त्रियों को पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया जाता था। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी है ना जो हमारे ऐसे नहीं है कि समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा, समाज में बदलाव नहीं आ रहे, बदलाव तो आए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ के लिए, कुछ प्रतिशत में है ना जो ये कहना होगा कि कुछ बच्चों की पहुंच से ना स्कूल बाहर है। और यह बात अनुचित भी मानी जाती है कि आज जब भारत एक विकासशील देश की ओर अग्रसर है और दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, फिर भी है ना जो हमारे भारत में कुछ मात्रा में कुछ बच्चों के लिए या कुछ परिवार वालों के लिए अपने बच्चों को पढ़ा पाना असंभव है। निर्धन होने के कारण हो सकते हैं, या उनको रहने खाने पीने के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं हो, तो फिर वो पढ़ाने के लिए कहाँ से सोचेंगे। इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं। अब जैसा कि हमने अतीत की बात की कि अतीत में क्या होता है, कि अतीत में जब हम पुरातन काल में जाते हैं तो वहाँ स्त्रियों को है ना जो पुरुषों के समान पढ़ने का मौका नहीं मिला। स्त्रियों से क्या अपेक्षा की जाती थी, जैसे आज भी हमारे समाज में स्कूली शिक्षा तक ही बच्चों को हम पढ़ने देते हैं। बाद में तो हमारे समाज में ये क्या धारणा रहती है कि नहीं, इतना ही पढ़ लिया जो काफ़ी है, ये क्या करेगी, अब ससुराल में जाके अपने परिवार का क्या करेगी, पालन पोषण करेगी। लेकिन वहाँ तो पुरातन काल में बहुत सालों पहले है ना जो इतना सा भी अवसर नहीं मिलता था स्त्रियों को पढ़ने लिखने का, पुरुषों के समान बिल्कुल भी अवसर नहीं मिलता था। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था और जो उनके बुजुर्ग करते थे। अब उन बच्चों से क्या अपेक्षाएं की जाती थी उस समय पुरातन काल में, जैसे मान लो आज से 200 वर्ष पहले की बात ही मान लो, तो उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि जो परिवार में जो भी बच्चा है, खासकर बच्चियां, उसमें ही उनसे ये अपेक्षा की जाती कि जो बुजुर्ग, जो बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं वो करें। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी देखेंगे अपन। जैसे मान लो यहाँ पर
उन समाज में लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था और लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। जैसा कि हमने इस पर बात की कि लड़कियों को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी उस समय। जैसे आप यहाँ दिखाई दे रखा है, आपको यहाँ पे दे रखा है, एक चित्र द्वारा आपको समझाया गया है कि किस प्रकार से है ना, जो चित्र में जो उसका पैतृक व्यवसाय है उसी को बच्चों को सिखाया जा रहा है। उसमें लड़का भी है और ये उसकी माँ है। तो इस तरह से है ना, जो पैतृक व्यवसाय है उसी की शिक्षा दी जाती थी। पढ़ने लिखने का खासकर बच्चियों को उस समय अवसर बहुत ही नगण्य ही मानो आप, बिल्कुल भी कम अवसर उस समय थे पुरातन काल में। इसी के संदर्भ में देखते हैं हम कि यहाँ तक परिवारों में जहाँ कुम्हारी, बुनकरी और हस्तकला सिखाई जाती थी, जहाँ उन परिवारों में उस समय है ना जो तकनीकी विकास तो इतना था नहीं, तो हाथ से ही बहुत सारी है ना जो काम किए जाते थे। उसी हाथ से काम किए जाने वाले में कुम्हारी का जो व्यवसाय होता है, जो बर्तन बनाए जाते हैं है ना, जो मिट्टी के बर्तन, और साथ में बुनकरी, वस्त्र, हाथों से जो वस्त्र बनाए जाते थे, और हस्तकला, हाथ की कला से कोई चित्र, पेंटिंग वगैरह बनाई जाती थी। इसी की शिक्षा उस दौरान बच्चों को दी जाती थी ताकि उनका पैतृक व्यवसाय चलता रहे, आगे से आगे क्या रहे, बढ़ता रहे। यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। लेकिन उस समय ये काम किनको सिखाए जाते थे? खासकर लड़कों को सिखाए जाते थे। और सहयोग के रूप में किसका सहारा लिया जाता था, लड़कियों का या स्त्रियों का? उनके बारे में क्या सोचते थे कि लड़कियां या स्त्रियां, तो केवल जो लड़के हैं ना, लड़के या पुरुष जो काम करते थे, या तो कुम्हारी का काम या बुनकरी का काम या हस्तकला का काम, इनमें क्या काम रहेगा, इनकी क्या भूमिका रहेगी लड़कियों की? ओनली सहयोग के रूप में। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक उदाहरण लिया है हमने कुम्हार के व्यवसाय में। जैसे ये एक स्त्री क्या कर रही है, सहयोग कर रही है, जैसे इस पे चित्रकारी कर रही है मटकियों पे, है ना। तो इस तरह से उस काल के दौरान अतीत में महिलाओं से और लड़कियों से सहयोग के रूप में ही विभिन्न जो पैतृक व्यवसाय थे उसमें अपेक्षा की जाती थी। आगे हम इसी में देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में, जो कि आज से 200 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं हम। 19वीं शताब्दी का मतलब होता है कि 1801, 1802, यहाँ इस काल के बारे में बात कर रहे हैं हम। वहाँ पर 200 वर्ष पूर्व में शिक्षा के बारे में नए विचारों ने जन्म लिया। अब देखो, इस समय तक हमारे भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो चुका था और साथ में राजाओं का भी शासन इस दौरान था। तब अंग्रेज़ों ने है ना जो नई नई जो शिक्षा की प्रणाली भी लेके आए थे, तो इस दौरान है ना शिक्षा का भी काफ़ी विकास हुआ। हमारे यहाँ पर जो पैतृक जो पुरानी शिक्षा पद्धति तो थी, लेकिन साथ में अंग्रेज़ों के द्वारा भी नई शिक्षा नीति यहाँ पर लागू की गई हमारे भारत में। तो इस तरह से शिक्षा के द्वारा क्या हुआ, नए विचारों का जन्म हुआ। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और समाज में जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। अब देखो यहाँ पर है ना जो 200 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं हम, उस दौरान जब पढ़ने लिखने का बहुत ही कम चांस था, उस दौरान ये 1800 है ना, जो एक से ना मान लो 19वीं शताब्दी जिसको कहते हैं, आज से 200 वर्ष पूर्व पढ़ना लिखना बहुत ही कम होता था। वहाँ पर है ना फिर शिक्षा का धीरे धीरे क्या होने लगा, प्रसार होने लगा, और लोग है ना जो अपने अपने बच्चों को कहाँ भेजने लग गए, स्कूल में भेजने लगे। लेकिन लड़कियों को फिर भी नहीं भेजा जाता था। ओनली किन को भेजा जाता था, लड़कों को ही भेजा जाता था। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। अब उस समय मान लो किसी धनवान परिवार वालों ने अपनी लड़कियों को भेज दिया, गरीब परिवार तो कहाँ लड़कों को नहीं भेज पाते, तो लड़कियों को कहाँ से भेजेंगे। तब उस लड़कियों को भेजने पर बहुत विरोध हुआ उस समय, क्योंकि लड़कियों के लिए तो उस समय शिक्षा के रूप में किसी प्रकार की धारणा का विकास ही नहीं हुआ था। उस समय तो यही सोचना था कि लड़कियों को तो पढ़ना लिखने से कोई भी काम नहीं है। फिर भी कई लोगों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए और स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। लेकिन फिर भी है ना उस काल के दौरान भी बहुत सारों ने, चाहे पुरुष भी हो सकते हैं या महिलाएं भी हो सकती है, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का बहुत प्रयत्न किया और कुछ स्कूल लड़कियों के लिए खोले भी गए। और इस दौरान क्या हुआ, लड़कियों के जो स्कूलों में लिखने पढ़ने के लिए है ना, लड़कियों ने भी काफ़ी संघर्ष किए और कुछ पुरुषों ने भी संघर्ष किए कि लड़कियों और लड़कों को क्या मिले, समान अवसर मिले। इसी प्रकार से आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हो कि कुछ महिलाएं हैं ना जो पढ़ने के लिए अपने संघर्ष के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये थी पुरातन, आज से 200 वर्ष पहले। अब आप सोच रहे होंगे कि जब आज ही हमारे समाज में लड़कियों के प्रति
पूर्णतः है ना रूढ़िवादी जो हमारी धारणा है वो बदल नहीं पाई, तो उस समय 200 वर्ष पहले क्या स्थिति रही होगी, तो ये आप समझ सकते हो। इसका उदाहरण हम लेते हैं राज सुंदरी देवी। उसी 19वीं शताब्दी में एक जो राज सुंदरी देवी थी, उसका उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, उसका जो आत्म संस्मरण है उसकी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि उस दौरान देखो लड़कियों के प्रति वहाँ उस पुरुष समाज में क्या नज़रिया था। ये हुई 1800 से 1890 तक रही। कौन? राज सुंदरी देवी। और ये कहाँ हुई थी पैदा? पश्चिम बंगाल में। हमारा जो भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल में, वहाँ ये पैदा हुई। और इन्होंने जो बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। किस भाषा में लिखी? बांग्ला भाषा में। इसके आत्मकथा का नाम क्या है? आमार जीवन। क्या है? आमार जीवन, जो किसी भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला द्वारा लिखी हुई आत्मकथा है। ऐसी पहली महिला है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। क्या लिखी? आमार जीवन। तो देखो उसकी आत्मकथा में उसने क्या क्या हमारे को देखने को मिलेगा। उस प्रकार के वहाँ उस समय जो समाज में जो नज़रिया था उसको आपको सोचने का, समझने का मौका इस कहानी के माध्यम से मिलेगा। तो राज सुंदरी देवी क्या थी? एक धनीवार जमींदार परिवार की बहू थी, गृहिणी थी। राज सुंदरी देवी पश्चिम बंगाल में जो धनी परिवार था उसकी क्या थी? गृहिणी थी, बहू थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो पति के लिए दुर्भाग्य लाती है। अब जब आज ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लड़कियों के लिए ऐसी बातें सोचते हैं, उस समय क्या था? जो राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। अब उस समय लोगों की क्या सोच थी, पुरुषों की क्या सोच थी कि उस समय अगर कोई लड़की पढ़ लिख जाए ना तो वो क्या लाएगी उसके परिवार में? उसके पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और वो क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। देखो कितनी बुरी सोच उस समय स्त्रियों के पढ़ने लिखने को लेकर थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। लेकिन जब उनकी इच्छा थी पढ़ने लिखने की, तब उन्होंने क्या किया कि शादी के बाद में उन्होंने छुप छुप कर क्या हुआ? पढ़ना लिखना सीखा। तो चलो इनके जो कहानी के माध्यम से हम इनके साथ जो घटना घटित हुई उसको और समझने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। इन्होंने लिखा कि मैं अत्यंत ही सवेरे ही काम शुरू कर देती। अब देखो उस समय है ना लड़कियों की बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। उस समय ये ओनली 14 वर्ष की थी जब ये अपनी घटना बता रही है कि मैं सुबह से है ना काम करने लग जाती थी अपने घर में, विभिन्न प्रकार के घर के काम, घरेलू काम, और आधी रात हो जाने पर काम पर लगी रहती थी। आधी रात तक काम करती थी और बीच में कभी विश्राम भी नहीं मिलता था मेरे को। फिर लेकिन मैं जब 14 वर्ष की थी तो मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी। अब देखो सभी की अभिलाषा होती है बच्चों के रूप में। 14 वर्ष के रूप में थी तो वो बच्चे के रूप में ही तो थी, एक वयस्क के रूप में थोड़ी मान सकते हैं उसको। तो उनकी एक अभिलाषा थी अन्य को देखते हुए कि मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी और एक पांडुलिपि पढ़ूंगी। उस समय क्या होता था? उस समय आज से 200 वर्ष पहले पांडुलिपियों का लेखन होता था। पांडुलिपियों के माध्यम से ना जो विभिन्न धर्म ग्रंथों का क्या किया जाता था? अध्ययन किया जाता था या लिखा जाता था। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं भी अपने विचारों का विरोध करने लगी। अब उस समय क्या होता था कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था, जैसा कि हमने पहले ही समझ लिया इस बारे में कि भाई स्त्रियों के लिए उस समय ये सोच विकसित नहीं हो पाई थी कि वो भी पुरुषों के समान पढ़ाई करें। तो धीरे धीरे फिर वो भी क्या सोचने लग गई, समाज में रहते हैं तब सोचने लग जाते कि नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी। क्या होती हैं स्त्रियां तो पढ़ती नहीं है और फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया और चैतन्य भागवत एक संत के जीवन पढ़ रही थी। अब वो खुद ये सोच रही है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगी, स्त्रियां पढ़ कैसे सकती है। लेकिन फिर उनको क्या आया? एक स्वप्न आया और स्वप्न में क्या देखा कि उन्होंने चैतन्य भागवत पढ़ रही है। चैतन्य भागवत है ना, जो वहाँ पर पश्चिम बंगाल में चैतन्य एक महात्मा हुए थे, एक संत हुए थे, उनकी क्या पढ़ रही है? भागवत। उनके द्वारा जो भागवत कथा लिखी गई ना वो पढ़ रही थी। किस में देखा? उन्होंने सपने में देखा। अब उन्होंने सपने को साकार करने के लिए क्या किया? जब वो एक दिन रसोई में काम कर रही थी तो अपने पति द्वारा अपने बच्चे को ये कहते हुए सुना, उन्होंने बड़े बेटों को ये कहते हुए सुना कि विपिन मैंने अपने चैतन्य भागवत यहीं छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊँ तो इसे अंदर ले आना। अपने पति के द्वारा उसी के बड़ा बेटा था विपिन, उसको कहते हुए सुना कि ये चैतन्य भागवत है ना, इसको जब मैं अंदर बुलाऊं तेरे को तो इसको क्या करना है? लेकर आना है। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। तब मैंने चुपके से पुस्तक का एक पन्ना निकाल लिया और उसे सावधानी से छुपा दिया। अब देखो उनकी पढ़ने की बहुत सारी लालसा थी राज सुंदरी देवी की।
तब उन्होंने क्या किया उन्होंने, राज सुंदरी देवी ने, कि जब वहाँ से उसके पति उठकर चले गए और बच्चा भी वहाँ मौजूद नहीं था, तब चुपके से चैतन्य भागवत का एक पन्ना उन्होंने क्या किया, निकाल लिया। उसे छुपाना भी बड़ा कठिन काम था। मेरा बड़ा बेटा ताड़ के पत्तों पर अक्षर लिखने का अभ्यास कर रहा था। अब उस समय ताड़ के पत्तों पर है ना, जो लेखनी के माध्यम से लिखा जाता था, कागज़ इतने बड़े पैमाने पर कागज़ नहीं मिलता था। तो ताड़ के पत्तों पर उसका बड़ा बेटा था जो विपिन, वो लिखने का क्या कर रहा था, अभ्यास कर रहा था। उसमें से मैंने भी एक क्या कर दिया, जो एक ताड़ का पत्ता क्या कर दिया, छुपा दिया, और मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों से मिलान करती। अब वो क्या करती, पहले तो उसने चैतन्य भागवत की कथा में से एक पन्ना छुपा दिया, फिर वो बच्चे ने जो ताड़ पत्रों पर अभ्यास करता था, खुद का बच्चा, उसमें से एक पन्ना भी ले लिया। अब उस चैतन्य भागवत की किताब, उसमें से पन्ने में से वो उसका अभ्यास करती और साथ में अपने बच्चे द्वारा लिखे गए जो ताड़ पत्रों से मिलान करती। कौन करती, राज सुंदरी देवी अक्षरों से क्या करती, मिलान करती। अत्यधिक जतन और कोशिशों के बाद में उसने क्या किया, पढ़ना सीखा। देखो उसकी लगन थी, उसको मतलब ये इच्छा थी, दृढ़ इच्छा थी कि मैं पढ़ना लिखना सीखूं। तो इतनी जतनों के बावजूद, इतनी पाबंदियों के बावजूद, अपने ससुराल में इतनी पाबंदियां थी, उसके बावजूद भी किस प्रकार से, देखो इस कहानी के माध्यम से हमने ये समझा कि उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वो उसने क्या कर लिया, पढ़ना लिखना सीख लिया, राज सुंदरी देवी ने। तो आज से पुरातन काल की ये घटना है, 200 वर्ष पहले की। राज सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान के उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया, और हमने यहाँ देखा कि उनके अक्षर ज्ञान, उनकी पढ़ने की इच्छा से उनको क्या हुआ, अक्षर ज्ञान हुआ, और उससे उनको क्या मिला, चैतन्य भागवत पढ़ने को मिली। तो यहाँ पर इसके माध्यम से हमने समझा कि स्त्रियों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, किसी भी रूप में वो पुरुषों के समान ही काम कर सकती है, लेकिन उनको क्या मिले, अवसर मिले। अब इसी प्रकार की एक दूसरी कहानी यहाँ पर दी गई है, चित्र में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है रमाबाई। ये कौन है, ये रमाबाई है। इनका जन्म हुआ 1858 से लेकर 1922 तक ये रहे। यहाँ पर इनके बेटी के साथ इनका एक चित्र दिया हुआ है, आपकी बुक में से लिया गया है ये, तो आपकी बुक में भी आप देखना है रमाबाई के। यहाँ रमाबाई ने किस प्रकार से संघर्ष किया और महिलाओं के लिए क्या किया, आयाम स्थापित किए और स्कूल, वहाँ पर महिलाओं के लिए स्कूल स्थापित किए। किन्होंने, रमाबाई ने। महिला शिक्षा में ये योद्धा कभी भी स्कूल नहीं की। अब इन्होंने है ना, जो कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन जो इनके माता पिता थे ना, इनके माता पिता से ही इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। स्कूली ज्ञान इनको कहाँ से प्राप्त हुआ, इनके माता पिता से। ऐसा नहीं है कि सभी के माता पिता ना जो बच्चों या बच्चियों में पढ़ने में भेद करते हैं, बहुत सारे हैं ना जो पहले भी है ना जो अपनी बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। तो इसी तरीके से इनके माता पिता भी रमाबाई को पढ़ाना चाहते थे और उन्हीं से उन्होंने सीखा, और उनको क्या दी गई, पंडिता की उपाधि दी गई। वो संस्कृत में बहुत बड़ी विद्वान हो गई, पढ़ना लिखना सीख गई बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए इनको क्या उपाधि दी गई, पंडिता की उपाधि दी गई। आज भी जब हम इनका नाम लेते हैं तो पंडिता रमाबाई बोलते हैं। उस समय औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने के लिए अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1858 में, अब जब पंडिता की उनको उपाधि मिल गई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब औरतों को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था, और उस समय उनको ये पंडिता की उपाधि मिली। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी मेहनत और लगन से और महिलाओं के लिए कुछ करने के जज्बे से उन्होंने क्या किया, 1898 में पुणे के पास खेड़ गाँव में एक मिशन स्थापित किया। खेड़, पुणे कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जिसकी बम्बई राजधानी है, तो पुणे वहाँ पर है। पुणे भी एक बहुत बड़ा शहर है। तो उस समय पुणे में क्या किया इन्होंने, एक मिशन स्थापित किया जहाँ पर विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तो स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। अब वहाँ पर 1898 में जो पुणे में खेड़ गांव में, पुणे में जो खेड़ गांव था, वहाँ एक मिशन स्थापित किया। मिशन का मतलब एक संस्था स्थापित की या कोई स्कूल या इस प्रकार से। तो वहाँ पर औरतों को पढ़ने लिखने की शिक्षा दी जाती थी ताकि स्वतंत्र रूप से वो कार्य कर सके, और साथ में कुछ ऐसे कार्य भी सिखाए जाते थे जो उसमें वो आत्मनिर्भर बन सके। जैसे कैसे, जैसे लकड़ी से चीज़ें बनाना, छापा खाना चलानी जैसी कुशलगारी भी उसको सिखाई जाती थी, कुशलताएँ भी उनको सिखाई जाती थी। किनके द्वारा, पंडिता रमाबाई के द्वारा। ऊपर दिए दाएं हाथ पर छपी में उनका छापाखाना दिख रहा है। अब वहाँ पर आपकी किताब में है ना, जो इनकी जो ये चित्र है ना, उनके पास में उनका छापाखाना दिखाई दे रहा है। अब वहाँ पर पंडिता रमाबाई ने जब वहाँ उस समय
आज से देखो कितने सालों पहले की बात है। उस समय जब स्त्रियों के लिए किसी भी प्रकार के अनुकूल माहौल नहीं था पढ़ने लिखने का, उस दौरान रमाबाई ने अपने संघर्ष के द्वारा महिलाओं के लिए है ना जो एक पुणे में मिशन स्थापित किया और महिलाओं को वहाँ पर कुछ काम करने या सीखने का मौका दिया। तो ऐसी बहुत सी महिलाओं के हमारे यहाँ पर उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने है ना जो पुरुषों के समान अवसर प्राप्त करने के लिए विभिन्न संघर्ष किए या प्रयत्न किए। इसी भी प्रकार का एक और हम कहानी पढ़ेंगे। एक और जैसे कि हमने राजसुंदरी देवी की कहानी पढ़ी और पंडिता रमाबाई की कहानी पढ़ी, दोनों ने किस प्रकार से स्त्रियों के लिए संघर्ष किया और खुद के लिए भी संघर्ष किया। इसी प्रकार से एक और कहानी है यहाँ पर रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। यहाँ पर ये हेडिंग के माध्यम से यहाँ पर इनकी कहानी को हम समझेंगे। देखो ये है रुकैया सखावत हुसैन, इनका ये चित्र दिया गया है, ये आपके किताब में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये रुकैया जो सखावत है ये एक धनी परिवार में क्या थी, गृहिणी थी। ये भी क्या थी, गृहिणी थी। इनका जन्म 1880 से हुआ और 1932 तक ये रही और ये धनी परिवार में पैदा हुई जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी या जमींदार थे। उस समय ज़मीन जिनके पास ज़्यादा होती थी ना उनको क्या कहा जाता था, जमींदार कहा जाता। तो एक जमींदार घर में पैदा हुई। फिर क्या हुआ, जिनके पास बहुत ज़मीन थी इन्हें उर्दू में पढ़ना लिखना आता था। अब मुस्लिम परिवार से थी तो उर्दू इन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था। तो अब उर्दू पढ़ने लिखने के साथ में इनकी क्या इच्छा थी कि ये क्या करे, बांग्ला और अंग्रेज़ी भी पढ़ना लिखना सीखे। बांग्ला और अंग्रेज़ी भी क्या करे, पढ़ना लिखना सीखे। क्योंकि पूरे जो पश्चिम बंगाल में थी ये, तो पश्चिम बंगाल में क्या भाषा बोली जाती थी, बांग्ला बोली जाती थी। और विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस समय से अंग्रेज़ी का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि अंग्रेज़ों का भी शासन इस दौरान रहा। तो उस समय लड़कियों के लिए अंग्रेज़ी सही नहीं मानते थे। अब उसकी क्या थी इच्छा, जो ये थी रुकैया सखावत, इनकी इच्छा थी कि ये भी अंग्रेज़ी पढ़े। लेकिन इनके परिवार में है ना जो ऐसा अंग्रेज़ी पढ़ने का माहौल नहीं था या इनको अंग्रेज़ी पढ़ने की क्या नहीं थी, अनुमति नहीं थी। इसलिए अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखा। अब देखो इनके परिवार में क्या था, जो लड़कों को ही पढ़ने लिखने की अनुमति थी अंग्रेज़ी की, लेकिन इनकी भी इच्छा थी। तो तब इन्होंने इनके प्रयास से क्या किया, अपने जो बड़े भाई बहन हैं उनके द्वारा अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखा। फिर आगे जाकर यही रुकैया सखावत क्या बनी, एक लेखिका बनी। तो इनकी कहानी के माध्यम से इसको और समझते हैं। 1925 में जब वो 25 वर्ष की थी तब उन्होंने एक कहानी लिखी थी, सुल्ताना का स्वप्न। 1925 में वो 25 वर्ष की हुई तब उन्होंने एक कहानी लिखी, लेखिका बन गई। तब उन्होंने एक कहानी लिखी, सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में क्या लिखा कि सुल्ताना नाम की क्या है, एक स्त्री है। सुल्ताना नाम की एक स्त्री की क्या की गई, कल्पना की गई उस कहानी में, सुल्ताना का स्वप्न। अब वो जो सुल्ताना है वो कहाँ पर पहुँचती है, एक लेडी लैंड नामक जगह पर पहुँचती है। सुल्ताना मतलब वो स्वप्न आया सुल्ताना को और वो स्वप्न में कहाँ पहुँच गई, लेडी लैंड जगह पर पहुँच गई, जहाँ पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने व आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। जहाँ पर स्त्रियाँ आना जो पढ़ सकती थी, लिख सकती थी, आविष्कार कर सकती थी, कारें चला सकती थी। वहाँ पर कहाँ पर, लेडी लैंड में। लेडी लैंड में पुरुषों को स्त्रियों द्वारा बौद्धिक क्षमता में हरा दिया जाता था और पुरुष अलग थलग जगहों पर भेज दिए जाते थे। अब जब लेडी लैंड में क्या होता था, पुरुषों को है ना स्त्रियों द्वारा विभिन्न बौद्धिक क्षमताएं विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से हरा दिया जाता था, फिर पुरुषों को अलग थलग जगह भेज दिया जाता था। ये किस स्वप्न की बात कर रहे हैं हम, रुकैया सखावत के जो द्वारा लिखी गई ना सुल्ताना का स्वप्न, उसकी कहानी का अंत सही है। सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी बहन सारा के साथ यात्रा पर जाती, तभी उसकी आंख खुल जाती है। अब सुल्ताना ना लेडी लैंड में अपनी बहन सारा के साथ जाती है, उसी दौरान है ना जो सुल्ताना की क्या खुल जाती है, आंख खुल जाती है। उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही थी। वह क्या कर रही थी, केवल स्वप्न देख रही थी। इस तरह हमने देखा कि रुकैया उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी। अब उस समय देखो रुकैया अनाज एक लेखिका बन गई और उस समय क्या देख रही थी, देखो औरतों के लिए कारें चलाना और हवाई जहाज चलाना के स्वप्न देख रही थी। कौन देख रही थी, रुकैया सखावत। उस समय जब लड़कियों के लिए पढ़ना लिखना ही दुभर था, पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, लेकिन रुकैया सखावत उस समय क्या सोच रही थी, क्या स्वप्न देख रही थी, लड़कियों के लिए हवाई जहाज चलाना और कारें चलाने के स्वप्न देख रही थी।
जब लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी, उस समय रुकैया सखावत ने हिम्मत से पढ़ने लिखने और स्वप्न देखने की शक्ति थी। अब उस समय जैसा कि हमने चर्चा की, जब लड़कियों के लिए किसी भी प्रकार के पढ़ने लिखने की क्या नहीं थी, अनुमति नहीं थी, लेकिन रुकैया सखावत की हिम्मत की वजह से उसने पढ़ना लिखना भी सीखा और साथ में देखो इतने स्वप्न भी देखे लड़कियां क्या क्या कर सकती है। इसी प्रकार से 1910 में उन्होंने कोलकाता में है ना जो लड़कियों के लिए स्कूल खोला। उनको इतनी प्रेरणा मिली, किनको, उनको इतनी प्रेरणा मिली रुकैया सखावत को कि लड़कियों के लिए कुछ करना चाहिए, लड़कियों के लिए ऐसा कोई भी काम असंभव नहीं है जो वो नहीं कर सके। इसलिए 1910 में उन्होंने कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, हमारा एक राज्य है पश्चिम बंगाल, वहाँ की राजधानी है, वहाँ पर क्या खोला उन्होंने, एक स्कूल खोला। किन्होंने खोला, रुकैया सखावत ने। तो देखो हमने रुकैया सखावत की कहानी पढ़ी, किस तरह से उनका दृढ़ इच्छा थी, दृढ़ जज्बा था। तो उस समय जब विभिन्न रूढ़िवादी धारणाओं में, आज से कई सालों पहले की बात बता रहे हैं, जब भारत हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय इतनी रूढ़िवादी परंपराओं के होने के बावजूद भी रुकैया सखावत पढ़ी लिखी और साथ में अन्य बच्चों के लिए स्कूल भी खोला। अब देखो यहाँ पर एक बच्ची है, यहाँ पर जो अपने क्या कर रही है, स्कूल में पढ़ रही है, उसका चित्र दिया गया है, यह आपकी किताब में से ही लिया गया है। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया, राजसुंदरी देवी और रुकैया सखावत की कहानी पढ़ी कि किस प्रकार से उन्हें पढ़ने लिखने की इच्छा थी, और लेकिन उनके समाज द्वारा विभिन्न परंपराओं पर आधारित हमारा समाज था। उस समय लड़कियों को पढ़ने लिखने की इतनी आज़ादी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के आगे जो वहाँ पर पढ़ना लिखना सीखा। किस प्रकार से, राजसुंदरी देवी और रुकैया सखावत की कहानी से हम इस बात को समझे। आज भी हम जाते हैं कि हमारे समाज में है ना, जो लड़कियों के लिए आज भी इतनी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। आज भी लड़कियों को उतना पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है जितना जो लड़कों को हम प्रदान करते हैं। इसके बावजूद बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती है, और सभी समाजों में वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण के समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है। हम सब समझते हैं कि आज भी हमारे भारत में लड़कों को तो इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो बड़ा होकर उसका परिवार का पालन पोषण करेगा, लेकिन हमारे भारतीय समाज में ये दिमाग में क्या रहता है कि लड़कियां तो क्या होगी, शादी होकर ससुराल जाएंगी। तो लड़कियों को तो वो तरजीह नहीं मिलती है, पढ़ने लिखने की वो सुविधा नहीं देते हैं, कुछ तो गरीबी की वजह से नहीं देते हैं, और इस कारण से लड़कियां क्या करती है, बीच में ही जो स्कूल छोड़ देती है। लड़कियों का स्कूल छोड़ने का प्रतिशत आज भी हमारे भारत में बहुत ज़्यादा हमारे को दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, हमने इस अध्याय 5 के भाग 2 के अंतर्गत ये समझा कि किस प्रकार परिवर्तन के लिए जो विभिन्न जो कहानियों के माध्यम से हम राजसुंदरी देवी, रुकैया सखावत के माध्यम से हमने समझा किस तरह से उन्होंने परिवर्तन के लिए सीखना जारी रखा, और अन्य लड़कियों के लिए भी उस समय, उस पुरातन काल के दौरान भी प्रेरणा स्रोत बनी। तो उम्मीद है कि आप इस भाग 2 के अध्याय 5 के भाग 2 के अंतर्गत आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।